स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नई वीडियो में। 21 फरवरी को क्वेश्चन हुबहू छपेगा, एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, इसीलिए इस वीडियो में रिपीटेड क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के कौन से शहर को सिंधु घाटी का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसमें आपका जवाब हो जाएगा हड़प्पा को कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है मैनचेस्टर जो है एक व्यवसाय या व्यापार का केंद्र है। तो यह हड़प्पा जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो ये 1921 में हुई थी और ये दयाराम साहनी ने किया था। इसमें जवाब 1921 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो इसमें जवाब आपका हो जाएगा लोथल। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये व्यापारिक केंद्र था और एक बंदरगाह भी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपके सामने कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से तांबे के बैल की गाड़ी का मॉडल मिला है? तो इसमें जवाब हो जाएगा चानुहोदड़ो से जो है बैल के गाड़ी का मॉडल मिला है। तो इसमें राइट आंसर आपका चानुहोदड़ो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और प्रेजेंट टाइम में ये है नेपाल में। मानचित्र से भी क्वेश्चन आते हैं तो इसको भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला के सामने है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल डॉक यार्ड के लिए प्रसिद्ध है? डॉक यार्ड का मतलब बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। तो जवाब इसमें आपका लोथल हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर लोथल होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता में ग्रेट बाथ किस स्थल से संबंधित है? यानी ग्रेट बाथ जो है यानी विशाल स्नानागार जो है, तो इसमें जवाब होगा मोहनजोदड़ो। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ऋग्वैदिक काल में मुख्य फसल कौन सी थी? तो जवाब होगा इसमें जो इसकी प्रमुख फसल मानी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने कि सांची का स्तूप किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो सांची का स्तूप जो है ये अशोक के शासनकाल में निर्मित हुआ था। राइट आंसर इसमें अशोक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने यहाँ पे है, महाजनपद में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो मगध जो है सब सर्वाधिक जो है शक्तिशाली राज्य था। ठीक है, और उसकी राजधानी राजगीर थी। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, मानचित्र में भी क्वेश्चन आता है। फिर इसके बाद यहाँ पे अति लघुत्तरीय जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न आपका देखने को मिलेगा। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों का नाम लिखिए। तो उसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चानुहोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा, ये कुछ ऐसे स्थल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। ठीक है, इसमें आपका लोथल भारत में है यानी गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है और धौलावीरा भी आपका गुजरात में है। बाकी जो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चानुहोदड़ो पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का जो है अन्य नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता को जो नाम है वो है सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युग सभ्यता या फिर ताम्र युग सभ्यता या फिर इसे नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कई सारे इसके नाम है, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा, कांसा, सोना, चांदी धातु से परिचित थे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सिंधु घाटी या फिर सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसलें कौन सी थी? तो प्रमुख फसलें गेहूं, जौ और कपास हुआ करती थी। ठीक है, इसके बाद अगला है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली लिपि का नाम क्या था? तो हड़प्पाई लिपि थी जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार का महत्व क्या था? तो इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, इसके बारे में आप लिखेंगे ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में स्थित एक विशाल स्नानागार था। यह ईंटों से बना था। इसमें पानी के निकास की बेहतर व्यवस्था थी। इसमें धार्मिक सामूहिक जो अनुष्ठान यानी जो कोई त्यौहार वगैरह होता था उसके लिए उपयोग किया जाता था। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण केंद्र या फिर अद्भुत जो है निर्माण था जो काफ़ी महत्व रखता था। कुछ महत्व इसके प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे धार्मिक महत्व, सामाजिक महत्व के लिए उपयोग किया जाता था। फिर इसके बाद जो है उन्नत इंजीनियरिंग पद्धति के आधार पर उसे बनाया गया था। सांस्कृतिक महत्व था उसका, संगठन एवं प्रशासन के रूप में काम किया जाता था उसके लिए। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट वाइज आप इसे लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी? तो नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताएं प्रकाश से हेडिंग डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे पहला पॉइंट, शहर ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी यानी सड़कें जो है एक दूसरे के समकोण पर काटती थी, इस टाइप का। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पे जो मकान बने थे वो पक्के ईंटों के बने थे। बेहतर जल निकासी की व्यवस्था थी। मुख्य जो है सड़कें जो थी वो सीधी और चौड़ी हुआ करती थी। ठीक है, विशाल स्नानागार और अन्नागार देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे लोथल को व्यापारिक केंद्र क्यों कहा जाता है? तो इसमें लिखेंगे लोथल को व्यापारिक केंद्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ एक गोदी बंदरगाह था। गोदी बंदर का मतलब डॉकयार्ड या फिर बंदरगाह के नाम से इसे जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि गोदी बंदर क्या है या फिर डॉकयार्ड क्या है, तो जवाब होगा लोथल जो है वो बंदरगाह के रूप में जाना जाता है या व्यापारिक केंद्र है। ठीक है, जहाँ से समुद्र व्यापार होता था। इसमें मन के गहने अन्य वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे है अगला बंदरगाहों के रूप में कैसे इसे देखा जाता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बंदरगाहों के रूप में। यहाँ पे लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक निश्चित बंदरगाह था या विकसित बंदरगाह था जो जलमार्ग से व्यापार के द्वारा जो है यानी जलमार्ग से व्यापार किया जाता था। इसमें कौन कौन से वस्तु किए जाते थे या फिर किसके माध्यम से किया जाता था? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वस्त्र और शिल्प जो है ये निर्माण किए जाते थे और इन्हीं का व्यापार किया जाता था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था, जैसे कि मेसोपोटामिया सभ्यता में वहाँ पे जो है लोग आते जाते थे, सामान लेकर आते जाते थे। सुव्यवस्थित व्यापार प्रणाली थी, इन्हीं लोग अच्छे तरीके से व्यवस्थित तरीके से व्यापार किया करते थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे सिंधु सभ्यता के प्रमुख शिल्प और व्यापार का वर्णन करिए। तो कौन कौन से शिल्प होते थे और कौन कौन से व्यापार होते थे उसका वर्णन करना है। तो सिंधु सभ्यता में शिल्प और व्यापार का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इसमें शिल्प में बात करें तो तांबा है, कांसा है, इसके उपकरण इस्तेमाल किए जाते थे। मनके यानी जो मटके वगैरह होते हैं, बर्तन, कपड़ा, ये सब जो है गहने इसमें शामिल थे। लोथल जैसे स्थानिक व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे, वे समुद्री और स्थल मार्गों से व्यापार करते थे। इसके व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी के क्षेत्रों से होता था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प और व्यापार का तो यहाँ पे कौन कौन से शिल्प थे? तो यहाँ पे धातु शिल्प में आप कांसा, तांबा, सोना, चांदी, आभूषण ये लिख सकते हैं। और वहाँ पे नर्तकी की मूर्ति भी जो है मिले हैं, जिसके आधार पे ये व्यापार का पता चलता है। इसके बाद यहाँ पे मन का निर्माण लिख सकते हैं, मिट्टी के बर्तन लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बंदरगाह में तो जानते हैं लोथल को डॉकयार्ड कहा जाता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है गुरु नानक देव की प्रमुख शिक्षाओं के बारे में बताइए। तो कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, इसके बारे में आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर चुके हैं, कई बार इसके बारे में चर्चा हुई है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक जीवन का वर्णन कीजिए, या इसी क्वेश्चन को अथवा करके पूछेगा हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे वर्णन करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक जीवन प्रकृति पूजा पर आधारित था। वे वृक्ष, पशु, नदी, पहाड़ों की पूजा करते थे। पीपल का वृक्ष, पशुओं में बैल, यूनिकॉर्न पवित्र माने जाते थे। मातृ देवी की पूजा प्रमाण मिले हुए हैं। अग्नि जल के भी पवित्र को जो है माना जाता था। किसी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन धार्मिक अनुष्ठानों के ग्रेट बाथ जैसे स्थानों का भी उपयोग किया जाता था, यानी विशाल स्नानागार के। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ विशेषताएं हैं, जैसे धार्मिक विशेषता में क्या लिख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे धार्मिक विशेषता में क्या था कि लोग प्रकृति और पशु, देवी देवता की पूजा करते थे। शिव और मातृ देवी की प्राचीन रूप में आराधना का प्रमाण मिले हुए हैं। उसमें योग, पीपल, वृक्ष, अग्नि आदि के जो है पूजा करते थे। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप यहाँ पे ले सकते हैं। राजनीतिक विशेषता में आप यहाँ पे ले सकते हैं कि कोई स्पष्ट राजा महल का प्रमाण तो नहीं मिला है, लेकिन सभ्यता का प्रशासन नगर योजना पर आधारित था और व्यापार के माध्यम से संगठित था। अगला यहाँ पे नगरों का निर्माण जो है वो जो है प्रबंधन प्रशासनिक व्यवस्था को दर्शाता है कि नगरों का निर्माण सही तरीके से किया गया था। वहीं बात करें सामाजिक व्यवस्था में, तो सामाजिक व्यवस्था में आप यहाँ पे ले सकते हैं कि समाज जो है वो समानता पर आधारित था। वर्ग भेद का प्रमाण जो है कम मिलते हैं। लोग साफ सफाई, स्वच्छता, सामूहिक जीवन पर जो है काफ़ी महत्व रखते थे। इस प्रकार से इसके बारे में आप यहाँ पे ले सकते हैं। फिर आर्थिक विशेषता में ले सकते हैं कि जो व्यापार हुआ करता था, जैसे गेहूँ, जौ, इन सब पशुपालन का आजीविका थी और व्यापार हुआ करता था इन सब का, जो वस्तु यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, अपने सेंटेंस में इसे बना के आप लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आ जाता है जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता के पतन का कारण बताइए। कौन कौन से कारण
कारण थे जिससे सिंधु घाटी सभ्यता पतन हो गया। तो इसमें आप पतन का कारण हेडिंग डाल देंगे, लिखेंगे प्राकृतिक आपदा आया होगा जिसके कारण ये पतन हो गया, जैसे कि बाढ़, भूकंप, ये सब आया होगा। ठीक है, नदियों का मार्ग जो है बदला, जैसे सिंधु नदी है, सिंधु नदी ने अपने मार्ग को बदला होगा जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता पतन हो गया। अगला है कृषि उपज में कमी आई होगी, भुखमरी के कारण लोग मर गए होंगे और फिर उसका पतन हो गया है, ऐसे लिख सकते हैं इसके बारे में। फिर बाहरी आक्रमण हुआ होगा, संभवतः आर्यों के द्वारा आक्रमण हुआ होगा जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। इसके बाद यहाँ पे व्यापार और आर्थिक प्रणाली जो है वो विफल हो गया जिसके कारण धीरे धीरे लोग अपने तो विलुप्त हो गए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो लिखा गया आप इनको डिटेल में लिख सकते हैं, अच्छे तरीके से अपने शब्दों में बयां कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में चर्चा कीजिए। इसके बारे में भी चर्चा कई बार कर चुके हैं, जैन धर्म की प्रमुख शिक्षा के बारे में। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपके सामने, कहाँ गया भाई क्वेश्चन, बड़ी लंबा चौड़ी, ये रहा। यहाँ पे अब इसके बाद ऐसे ऐतिहासिक तिथियां आपके सामने आ जाती हैं, जैसे कि 322 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, और 321 में चंद्रगुप्त का राज्यारोहण हुआ था। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला है 563 में क्या हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। फिर इसके बाद यहाँ पे 712 में क्या हुआ था, 712 में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण किया था भारत में। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे 1192 में क्या हुआ था, तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी। देखिए 1191 में जो है 1191 तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और 1192 में जो है तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। तो इसको ध्यान रखेंगे, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी। फिर 1526 में मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। फिर इसके बाद यहाँ पे 1600 में देखिए, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और 1857 की क्रांति आपको याद होगा, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। फिर 1919 की बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट इसमें आया था और 1947 में देश आज़ाद हुआ था। और फिर इसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है 1950 में संविधान लागू था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मानचित्र वाला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे वह स्थान जहाँ जुते हुए के खेत के साक्ष्य मिले थे तो कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। फिर वह स्थान जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के जो है राजधानी थी पाटलिपुत्र पटना। वह स्थान जहाँ शेख सलीम चिश्ती का दरगाह है फतेहपुर सीकरी आगरा में है। 1857 का विद्रोह जो है मेरठ उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुआ था इसका, और गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था दांडी गुजरात में। ठीक है, इस प्रकार से ऐसा क्वेश्चन है, इसको मानचित्र में भरने के लिए आता है। तो मानचित्र जो है कैसे भरना, एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे भरना है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे राजस्थान कालीबंगा में है, यानी जो है जुते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा राजस्थान में। तो यहाँ पे राजस्थान जो है आपको दिख रहा होगा, ये है राजस्थान, और यहाँ पे आप बीचों बीच यहीं पे कहीं भर दीजिए कालीबंगा। ठीक है, इस प्रकार से भर दीजिए कालीबंगा और यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बस आपको इतना भर देना है, काम हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, प्रेजेंट टाइम में पटना है, यानी बिहार की राजधानी पटना है। तो यहाँ पे जो है नेपाल का जो आधा हिस्सा है वो बिहार का है और आधा हिस्सा यूपी का है। तो बिहार में आपको यहाँ पे ये बिहार है, बिहार में इस प्रकार से यहाँ पे लिख देना है। और अगर मान लो कहीं दूसरे जगह लिख रहे हैं तो एरो बना देंगे और पटना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 डाल देंगे। ठीक है, बस काम हो जाएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा, 2 नंबर का रहेगा, यानी 10 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वह स्थान जहाँ शेख सलीम चिश्ती का दरगाह है तो फतेहपुर सीकरी आगरा में है। तो यहाँ पे जो है मानचित्र में आगरा भरेंगे। तो आगरा देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली के जस्ट नीचे यहाँ पे आगरा है। तो आप यहीं पे आगरा जो है इस प्रकार से भर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है तो 3 यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पे आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 का विद्रोह कहाँ हुआ था, मेरठ में, और ये जो है नमक कानून दांडी में यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे मेरठ कहाँ पे है, मेरठ जो है दिल्ली के पास में है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेरठ भर देंगे, यहाँ भर देंगे मेरठ, मेरठ हो जाएगा। और दांडी पड़ता है यहाँ पे गुजरात में, तो इस प्रकार से यहाँ पे दांडी भर देंगे। क्वेश्चन नंबर ये 5 है और ये आपका चौथा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मानचित्र आपको भर देनी है। तो दोस्तों ऐसे पूरा पेपर सॉल्व करना है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आएंगे। बस फटाफट इसे रिविजन कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन जो पिछले वीडियो में करा चुका हूँ, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। मिलते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।